नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। आज से हमारी एक नई इकाई शुरू हो रही है हिंदी नाटक के रूप में, और यह इकाई संख्या 8 है ना। तो इसके पहले हमने उपन्यास और इकाई 10 पूरी पढ़ ली थी और इसी पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ी थी, और साथ ही मैंने आपको सारे ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड भी कर दिए थे। तो पीडीएफ की चिंता मत कीजिएगा, इन पीडीएफ के सहारे आप अपने नोट्स को जरूर तैयार कर सकते हैं। अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको आप रेडी कर लीजिए, वो तभी आप कर पाएंगे जब आप इन पीडीएफ्स को पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो नाटक है वो है अंधेर नगरी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दो नाटक लगे हुए हैं, एक है अंधेर नगरी और दूसरा है इनका भारत दुर्दशा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो आपका अभी होमवर्क ये है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी का प्रकाशन कहाँ पर हुआ था, मतलब किस जगह से हुआ था, और इसका जो प्रकाशन का जो सन है वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। थोड़ी थोड़ी मेहनत आप भी करते चलिए। देखिए, पीडीएफ में सब कुछ समाहित करना थोड़ी सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ से मिले। इनके द्वारा रचित मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति 1873 में, सत्य हरिश्चंद्र 1875, श्री चंद्रावली 1876, विशस्य विषमौषधम 1976, भारत दुर्दशा 1876। कहीं कहीं भारत दुर्दशा का प्रकाशन 1876 भी मिलता है। वो अलग अलग लोगों के अनुसार में अलग अलग जो आलोचक हैं उन्होंने बताया हुआ है, और इसी के आधार पर इस बार प्रश्न भी फ्रेम हुआ था, जो कि एनटीए के अनुसार वो ड्रॉप भी कर दिया गया था बाद में, है ना। 1933 बता दिया गया था, जबकि अगर 57 माइनस कर रहे थे, 57 प्लस कर रहे थे, तो फिर वो 1933 ना आकर के 1937 आ रहा था। इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881, प्रेम जोगनी 1875, सती प्रताप अपूर्ण है, और ये सारे ही इनके मौलिक नाटक हैं हरिश्चंद्र जी के। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी अत्यंत संक्षिप्त कलेवर का हास्य व्यंग से परिपूर्ण एक प्रहसन है। तो इसकी आप जो विधा है वो याद कर लीजिएगा, ये प्रहसन की श्रेणी में आता है। कई चीज़ें आपको पढ़नी होती है, जैसे प्रहसन है, लास्य रूपक है, और भी कई विधाएं हैं। तो उनमें से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी है वो प्रहसन की श्रेणी में आता है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर तीखे कटाक्ष किए गए हैं। ये कटाक्ष समय के साथ पुराने नहीं पड़े, बल्कि आज की परिस्थितियों में भी अनुकूल और सटीक हैं। यह एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन फिर भी इसके मूल स्वर में मूल्यहीनता, अमानवीयता और अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार प्रकट किया गया है कि शासन की अंध व्यवस्था सामने आ जाती है। विवेकहीन और मूर्ख राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण ही नहीं बनता, बल्कि उसके नाश का आधार भी बन जाता है। लेखक ने इस नाटक के आधार पर जनचेतना जगानी चाहिए। अंधेर नगरी प्रहसन भारतेंदु ने बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में 1881 में लिखा था, जो काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ। तो ये आपको पता ही होगा, अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये जो हरिश्चंद्र जी का नाटक है, ये सबसे पहले तो 1881 में रचा गया था, और देखा जाए तो इन्होंने एक ही रात में इस नाटक की रचना कर दी थी और उसको अभिनीत भी करवा दिया था। यह भी कहा जाता है कि बिहार प्रांत के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने या राह पर लाने के लिए भारतेंदु ने यह नाटक लिखा था। अंधेर नगरी को भारतेंदु का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्य प्रधान प्रहसन कहा गया है। तो ये याद कर लीजिएगा कि कार्य प्रधान प्रहसन कहा जाता है अंधेर नगरी को, जो कि सन 1881 में आया था। अच्छा, याद करने की एक ट्रिक है, मैंने किस प्रकार से याद किया था अंधेर नगरी का प्रकाशन और भारत दुर्दशा का प्रकाशन। तो भारत दुर्दशा का प्रकाशन 1880 में है, लेकिन अंधेर नगरी आप अगर सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में पहले अंधेर नगरी दिया है, बाद में भारत दुर्दशा दिया है, ठीक है। लेकिन जो भारत दुर्दशा है वो 1880 में आई थी और अंधेर नगरी 1881 में। कैसे याद करना है कि पहले भारत दुर्दशा हुई, फिर बाद में अंधेरा छा गया, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, पहले भारत दुर्दशा हुई, उसके बाद में अंधेरा छा गया। तो देखा जाए, कार्य प्रधान प्रहसन कहा जाता है जिसका मूल प्रतिपाद्य लोभ और भोग से संबद्ध है, पर जिसके पीछे अंग्रेजी राज और सामंती विचारधारा के प्रतिवाद की दृष्टि काम कर रही है।
अंधेर नगरी अंग्रेज राज का ही दूसरा नाम है। अब जो अंधेर नगरी है, ये वर्तनी की थोड़ी सी अशुद्धि है, इसको ठीक कर दूंगी मैं। अंधेर नगरी नाटक के मुख्य पात्र अगर देखें तो महंत हैं, वो जो एक संत के रूप में आते हैं। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है। नारायण दास महंत का आदर्श शिष्य है। राजा जो है वो चौपट राजा, जो शराब के नशे में डूबा रहता है तथा न्याय व अन्याय में फर्क नहीं समझता है। पांचवा फरियादी है, राजा से न्याय मांगने वाला है। कल्लू बनिया, जिसकी दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मर जाती है। मंत्री, चौपट राजा का सलाहकार मंत्री है। कारीगर, कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला है। चूने वाला, दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला है। भिश्ती जो है वो दीवान बनाने के मसाले में पानी डालने वाला था। कसाई, भिश्ती के लिए मशक बनाने वाला। गड़रिया, कसाई को भेड़ बेचने वाला। और कोतवाल, जिसे चौपट राजा ने फांसी की सजा सुनाई थी। 4 सिपाही हैं, राजा के वो सब सिपाही हैं, 4 सिपाही। अन्य पात्रों में देखें तो कबाब वाला, घासीराम नारंगी वाला, हलवाई, कुंजड़िन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, ब्राह्मण, माली, नौकर आदि इसमें अन्य पात्र में आते हैं। तो जो आपका घासीराम है, देखा जाए तो ये चने बेचता है, ठीक है, घासीराम चने बेचता है। और जो कुंजड़िन है ये सब्जी वाली है, तो हो सकता है प्रश्न बन जाए। तो घासीराम जो है वो आपका चने बेचता है और जो कुंजड़िन है वो सब्जी वाली है। अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा अगर देखें तो अंधेर नगरी बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर लिखे गए नाटक को प्रहसन या हास्य नाटक माना जा सकता है, लेकिन अंग्रेज सरकार की नीतियों और किसी मूर्ख राजा को आधार बनाने के कारण इसमें गूढ़ार्थ व्यंग्य के माध्यम से उन पर तीखा प्रहार किया गया है। नाटक में चित्रित मूर्ख राजा वास्तव में उन सभी शराबी, विवेकहीन और लंपट सामंतों और रजवाड़ों की मुखियाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो उस समय देश के विभिन्न हिस्सों में जनता के पैसों पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते रहते हैं और इसी जनता पर न्याय के नाम पर अन्याय करते थे। नाटक में कुल 6 अंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ऐसा नहीं कि पीडीएफ दे दिए तो पूरा पीडीएफ आप पढ़ भले 2 बार लीजिए, मैं एक बार पढ़ा रही हूँ, अपने आप से भी आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, लेकिन जब भी शॉर्ट नोट्स बनाए ना तो एक डायग्राम के फॉर्म में बनाए, ठीक है, इस प्रकार से बनाए, मैंने आपको बताया भी था। या फिर किस प्रकार से बना सकते हैं, एक पॉइंट ले लीजिए, उसको बुलेट नोट्स के रूप में आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए अंधेर नगरी। तो जो आप अपने नोट्स बनाते हैं वो थोड़े से अट्रैक्टिव आपके सेंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतना अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में कि दूसरों को भी अच्छा लगे, समझ में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं के नोट्स आपके हैं, तो आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं और किस प्रकार से कंसाइज वे में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप नोट्स बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो 6 अंकों में विभाजित कब आया था, तो 1881 में आया था। लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और कौन कौन से इसमें 6 अंक के नाम क्या है वो भी मैं भी आगे आपको बताऊंगी, तो वो सारे आपको सीरियल वाइज लिख लेने हैं, है ना। तो ये जो होते हैं वो होते हैं बुलेट नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स, जो आपकी परीक्षा भवन तक आपके साथ में रहने वाले हैं। इनमें गद्य पद्यात्मकता के मिश्रण से गति प्रदान की गई है। इसमें अंक के बदले दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसमें दृश्य हैं और अलग अलग दृश्य इस स्थिति में जा करके ये लोग जगहों में जा करके इनकी जो घटना है वो घटती हैं, जिन्हें लेखक ने बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान, देखिए ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। इसको एज इट इज़ आप डायग्राम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले बाह्य प्रांत लिखिए, फिर ये लोग जाते हैं बाजार, फिर बाजार के बाद जाते हैं जंगल, जंगल के बाद राजसभा, राजसभा के बाद अरण्य, अरण्य के बाद में शमशान। देखा जाए तो अरण्य को ही जंगल कहा जाता है, शमशान नाम से व्यंजित किया गया है। कथा का प्रवाह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और चरम उत्कर्ष की सृष्टि करता है। और यहाँ से प्रश्न आप देखेंगे तो पिछली बार 2-3 बार से बन रहे हैं, ठीक है। तो कि पहले अंक का नाम बाह्य प्रांत है, पहले अंक दूसरे अंक का नाम बाजार है, तीसरे अंक में जंगल है, तो इस प्रकार से कूट में प्रश्न बन रहे हैं। और बहुत ही जल्द मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी, जो कि पर्टिकुलर उस रचना पे ही आधारित लगभग 20 से 25 प्रश्न बनाऊंगी। आप स्वयं से अपना आकलन कीजिएगा कि आपको पढ़ने के बाद कितना फ़ायदा हो रहा है। कथा का प्रवाह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और चरम उत्कर्ष की सृष्टि करता है। प्रथम अंक बाह्य प्रांत है। इसमें महंत जी अपने 2 चेलों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ राम भजन करते हुए मंच पर प्रवेश करते हैं। महंत जी अपने चेलों का पूर्व और पश्चिम दिशा में जाने के लिए कहते हैं ताकि वे वहाँ से भीख ला सके। अच्छा, जब मैंने पढ़ा तो पता, तो मैंने नोट्स इसमें भी बना लिया था जब मैंने मूल नाटक पढ़ा था। हालांकि मैंने भी मूल नाटक पढ़ाना शुरू नहीं किया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो भी आपके 14 नाटक लगे हैं वो जब पूर्ण हो जाएंगे तब मूल की ओर भी बढ़ा जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम हार्ड वर्क ही करते रहें, हमको साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। तो स्मार्ट वर्क यही है कि पहले अगर हम लोगों ने पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है जिस अभ्यर्थी ने, तो उसको एक मोटी मोटी जानकारी हो जाए। जब आपको एक जानकारी हो जाती कि अच्छा अंधेर नगरी में ऐसा है, तब आपको मूल टेक्स्ट पढ़ने में और भी आनंद आएगा, है ना। तो जब मैंने नोट्स बनाया था तो मैं बता रही थी जो नारायण दास था
वो पूर्व की ओर जाता है और जो गोवर्धन दास है वो पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने नोट्स भी, मतलब जो मेरा पास मूल टेक्स्ट की जो वो किताब वो मैंने फ़ोटो कॉपी करवा रखी थी, तो उस फोटो कॉपी में मैंने लिख लिया था। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है कि साथ ही साथ आप चीज़ों को लिखते जाएं, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें अक्सर याद रह जाती हैं, है ना। पश्चिम दिशाओं में जाने के लिए कहते हैं ताकि वे वहां से भीख ला सकें। दूसरे अंक बाजार का है। इसमें गोवर्धन दास चौपट राजा की अंधेर नगरी में पहुंचता है, जहां बाजार में तरह तरह की वस्तुएं बिक रही हैं, और वहीं से उसको लालच हो जाता है और सभी का मूल्य टके सेर है। उसे आश्चर्य होता है, वह वहां से मिठाई ले लेता है। तीसरे अंक का नाम जंगल है। इसमें महंत जी नारायण दास तथा गोवर्धन दास मिलते हैं। गुरु जी के समझाने के बाद भी वह सदा के लिए वहीं अंधेर नगरी में रहना चाहता है, ताकि वह टके सेर के भाव में बहुत अच्छा खा सके। चौथे अंक में राजसभा है। इसमें चौपट राजा एक बकरी की दीवार के नीचे दबकर मर जाने के अपराध में निरपराधी को कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है, मतलब जिसका अपराध भी नहीं होता है उसको फांसी की सजा सुनवा देता है। पांचवा अंक अरण्य है। इसमें राजा के सिपाही गोवर्धन दास को फांसी पर लटकाने के लिए लेने आते हैं, क्योंकि कोतवाल की गर्दन में फांसी का बड़े आकार का फंदा पूरा नहीं आता, जिस कारण गोवर्धन दास की मोटी गर्दन उसमें डालकर उसे लटका देने का निर्णय किया जाता है। अगला जो है वो छठा अंक और जो कि लास्ट अंक है या दृश्य है, शमशान के रूप में। इसमें गोवर्धन दास अपने गुरु महंत को पुकारता है। जब उसको फांसी चढ़ाई जाती है तब अपने गुरु को याद करता है। ठीक समय पर गुरु जी आकर उसे युक्तिपूर्वक बचा लेते हैं। ये युक्तिपूर्वक होगा, है ना, युक्तिपूर्वक बचा लेते हैं और चौपट राजा अपनी मूर्खता से स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। लेखक ने नियोजित ढंग से कथा को गति प्रदान की है, लेकिन इस नाटक के केंद्र बिंदु दो ही हैं, बाजार का दृश्य और राजसभा। मतलब राजसभा का ही दृश्य जहाँ पर उसको फांसी की सुनाई जाती है, और बाजार का दृश्य क्यों इसको इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि वहीं से गोवर्धन दास को लालच होता है कि टके सेर भाजी सब कुछ बिक रहा है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, कुछ भी हो, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा है। तो राजसभा, जिसके द्वारा लेखक ने नगर की अंधी और अविवेकपूर्ण व्यवस्था का परिचय दिया है, जिसका समापन राजा की फांसी के साथ होता है। नाटक के आरंभ में जिस हास्य की सृष्टि आरंभ होती है वह निरंतर कथा प्रवाह के साथ बढ़ती ही जाती है, जिसमें इसमें जिज्ञासा तत्व प्रधान है, जो आरंभ से अंत तक पाठक को नाटक के साथ बांधे रखती है। जब दीवार के नीचे बकरी के दबकर मर जाने का दृश्य आता है और उसका दोष एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के सिर मढ़ा जाता है, तो पाठक बिल्कुल भी नहीं सोच पाता कि इसके कारण अंत में फांसी का फंदा स्वयं राजा के अपने ही गले में पड़ जाएगा। भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक में वास्तव में भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। इस नाटक में अंग्रेजी शासन के समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। वह मानते हैं कि भारत की दुर्दशा का कारण अंग्रेज ही हैं। उस देश के अधिकांश लोग अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थे। जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी थी। वह अंग्रेजी राज की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। भारतेंदु ने अपने नाटक के माध्यम से नवचेतना और नवजागरण की भावना उत्पन्न की। उन्होंने पुलिस, कानून, बेईमानी, भ्रष्टाचार, शोषण, क्रूरता आदि की पोल खोलते हुए उन्हें समाज के समक्ष प्रकट किया। चनेवाला, चूरनवाला और गोवर्धन दास के माध्यम से अंग्रेज सरकार की नीतियों का स्पष्ट विरोध किया गया है। अंग्रेज हमारे देश का आर्थिक शोषण करते थे। चना हाकिम जब सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। टिकस मतलब क्या है, यहाँ पर टैक्स है ना, मतलब हमारे यहाँ से रॉ जो कच्चा सामग्री है, कच्चा माल है, वो वहाँ पर ले जा करके उसको रेडीमेड मटेरियल के रूप में और हमें ही बेचते थे और साथ में टैक्स भी लगाते थे। सरकार के विभिन्न कार्यालयों, कचहरियों, पुलिस विभाग आदि के विषय में यही कहा गया है कि वे लूट के अड्डे हैं, रिश्वत लेने के स्थान है। वहाँ झूठे कानूनों का सहारा लेकर झूठ को बढ़ावा दिया जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के लिए उन्होंने विभिन्न पाखंडों, आडंबरों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों और परंपराओं को प्रकट करने हेतु वाणी प्रदान की है। भारतेंदु ने अपने लघु हास्य नाटक के माध्यम से केवल हास्य की सृष्टि ही नहीं की, बल्कि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्न भी किया है। अगला है, भारतेंदु ने अंधेर नगरी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली के सम्मिश्रण से कथा को प्रवाह प्रदान किया है। उन्होंने संस्कृत की नाटक शैली के आधार पर बनाकर इसकी रचना की है, लेकिन इस परंपरा का कठोरता से पालन नहीं किया है। उन्होंने जहाँ तहाँ उर्दू की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। नाटककार ने पात्रों के आधार पर भाषा का प्रयोग किया है। नाटक के लिए दृश्य काव्य की संज्ञा सार्थक होती है। स्पष्ट दृश्यों के विधान से अंधेर नगरी को इस दृष्टि से स्पष्ट दृश्यों का नाटक कहा जा सकता है। बाजार, दरबार, फांसी के दृश्य इतने स्पष्ट और मूर्त हैं कि वे देर तक हमारे मन से टिके रहते हैं। इसी आधार पर कहा गया है कि वे जितने काल्पनिक लगते हैं उतने ही यथार्थ भी। अंधेर नगरी का शीर्षक ही अर्थगर्भित ही नहीं है, दृश्य भी अर्थगर्भित है। तो आप अगर जब इसको पढ़ेंगे, इस नाटक का मूल टेक्स्ट में पढ़ाऊंगी, तो आप देखिएगा कि सारे दृश्य ऐसा लगेगा आपके सामने ही घटित हो रहे हैं।
भारतेंदु की भविष्योन्मुख राजनीतिक दृष्टि भी यहाँ सजग है। वह यह देख पा रहे हैं कि इस निरंकुश राज्य व्यवस्था में अंधाधुंध मची है। नौकरशाह जनता को लूट रहे हैं और सामंत उन मूल्यांध समाज के पोषक हैं जिसमें हर चीज बिकने के लिए तैयार है। कृति में निहित यह दृष्टि ही इसे प्रासंगिक बनाती है। अंधेर नगरी अपने समय पर जितनी तीखी टिप्पणी है, उतनी ही आने वाले उन युगों पर भी, जिनमें लोभ, अंधविश्वास जैसी विकृतियां निरंकुश स्वेच्छाकारी दमनकारी व्यवस्था के प्रतिरोध में बाधक सिद्ध होंगी। अंधेर नगरी नाटक के महत्वपूर्ण अगर कथन देखें तो महत्वपूर्ण कथनों में प्रथम अंक में कौन सा गीत आया है, फिर कौन सी पंक्ति आई है, वो मैं बताने वाली हूँ। राम की भक्ति से गणिका का उद्धार हुआ, राम की भक्ति से गिद्ध को गति मिली। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबकी नसाई। राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कविकुल राई। राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। प्रथम अंक में सब संवेद गायन है, सब गाते हैं। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। प्रथम अंक में महंत जी गाते हैं। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चने चने जोर गरम टके सिर। दूसरा अंक में घासीराम गाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम हम याद कैसे करेंगे। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि मूल टेक्स्ट को पढ़ लेंगे ना तो आपको याद भी करने की आवश्यकता नहीं होगी कि प्रथम अंक में महंत आए थे, कि द्वितीय अंक में आए थे, कि घासीराम किस अंक में आया था, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सीक्वेंस आपको याद आता जाता है। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बन जाएगा अगर आपने मूल को पढ़ रखा है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और साथ में प्रैक्टिस भी जरूर करते रहिए। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम PYQ कैसे मुझे मिलेंगे, तो मैं जल्दी ही उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि PYQ आपको NTA की वेबसाइट पर कैसे मिल सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो वहाँ से जाके आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहिए। जो खाएगा वह पछताएगा, जो ना खाएगा वह पछताएगा। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़का, ऐसी जाति हलवाई जिसके 36 राष्ट्र भाई। जैसे कलकत्ता के विल्सन मंदिर के अंदर, वैसे हम अंधेर नगरी के सभी समान ताजा खाजा ले खाजा टके सेर खाजा। दूसरा अंक में हलवाई कहता है। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। ये दूसरे अंक में कुंडलिन गाती है। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया बेवकूफ़ बना। हिंदुस्तान का आदमी लक हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक, सो लो सब मेवा टके सेर। दूसरे अंक में मुगल करता है। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते, जिसमें जमा हजम कर जाते। चूरन साहिब खाने वाले लोग, चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा टके सिर। दूसरे अंक में पाचक वाला गाता है। नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए, बिनु पानी मछली को बिरहिया मैले बिना अकुलाए। दूसरे अंक में मछली वाली गाती है। जात ले जात टके सिर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद धर्म कुल मर्जाद सच्चाई बड़ाई सब टके सेर, लुटाए दिया अनमोल माल ले टके सेर। द्वितीय अंक में ब्राह्मण गाता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से व्यंग्यात्मकता भी हमारे सामने आ रही है। शेर शेर सब एक से, जहाँ कपूर रुई, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजे बास। कोयल कौवा एक समान, बुद्धिमान मूर्ख एक समान। इंद्रायण अनार विषय, जहाँ नहीं कोई भेदभाव। उस देश में मत रहो जहाँ सुनहरी वर्षा होती हो, रहोगे तो कष्ट पाओगे प्राण दे सोए। तो ये तीसरे अंक में महंत समझाते हैं अपने दोनों शिष्यों को, गोवर्धन दास और जो दूसरे हैं नारायण दास। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टका सेर खाजा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अंधाधुंध मच्चो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। जो द्विज ऋतु आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। 5वां अंक गोवर्धन दास। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, एते ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज। 6ठा अंक में गुरु महंत गाते हैं। अब जो कुछ आलोचक हैं जिन्होंने इस अंधेर नगरी के बारे में बताया, कुछ अपने कथन कहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं
वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। रामविलास ऐसा कहते हैं। अगला कथन कहते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस रचना को कालजयी कृति कहा है। तो कालजयी कृति कहने वाले अंधेर नगरी को कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। नेमीजन जैन कहते हैं कि अंधेर नगर में यथार्थ परकता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षक मिश्रण है। और आपका अंतिम जो वक्तव्य है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के शब्दों में है। वो कहते हैं कि अंधेर नगरी में यह देखा गया है कि जिस राज्य में गुण अवगुण का भेद नहीं, वहाँ प्रजा को राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाने का डर बना रहता है। फिर अगला जो है सिद्धार्थ कुमार के शब्दों में, सिद्धनाथ कुमार के शब्दों में, इसको भी आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, वैसे तो पीडीएफ में आपको मैं दे दूंगी। अंधेर नगरी में यह चौपट राजा की कथा है जिसे न्याय अन्याय का भेद नहीं, जो स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का बड़ा व्यंग्यात्मक एवं आकर्षक चित्र अंकित हुआ है। ठीक है, तो ये इतना मेरे पास में कंटेंट था जिसको मैंने अलग अलग जगहों से इसको कलेक्ट किया, और आपको जितने भी पात्र थे और पात्र कौन कौन से कितने दृश्य हैं और इसका जो समय है वो सभी इसमें बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। और इसी प्रकार से जितने भी नाटक हैं, लगभग कितने 14 नाटक हैं, और 14 ही नाटक को हम लोग पूरा समाप्त करेंगे। और रही बात मूल टेक्स्ट की, तो मूल टेक्स्ट भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, नाटक आपकी जो कहानियाँ हैं वो बढ़ा दी जा चुकी हैं, आपके निबंध पढ़ा दिए जा चुके हैं। अभी हमारा जो फोकस है, वैसे यूनिट 10 में भी सारी की सारी कृतियाँ अभी नहीं बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने जो मेजर थी वो तो मैंने पढ़ा दी है। अभी आवारा मसीहा बड़ी बची हुई है उसमें, और अभी मैंने आपका हिंदी उपन्यास भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसमें तमस उपन्यास, गोदान उपन्यास और मानस का हंस इस समय चल रहा है। ठीक है, तो तमस और गोदान हो चुके हैं। अगर जिनको पढ़ना है तो वहाँ से आप जा करके पढ़ भी सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ मौजूद हैं। किसी को भी कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।